आज जो कहानी आपके लिए लाया हूँ उसे सुनने के बाद में आपका दिल दहल जाएगा। यदि आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप यहीं पर इस पॉडकास्ट को छोड़ करके जा सकते हैं। पिछली कहानियों की तरह यह कहानी भी आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर से करें। हाँ, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस ऐसे ही लाता रहूँगा और रोज़ाना रात 9 बजे आपको यहीं पर मिलूँगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 1 सितंबर 1966 की बात है। रसिया में एनाटोली मोस्किन नाम का एक लड़का जन्म लेता है। वह धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद में वो एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बन जाता है। उसका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता था। जैसे ही वो बोलना शुरू किया था उसके माता पिता ने उसका दाखिला स्कूल में करा दिया था। एक दिन की बात है, वो अपने स्कूल से घर लौट रहा था। उसके स्कूल और घर के बीच में एक कब्रिस्तान भी पड़ता है। जैसे ही वो उस कब्रिस्तान के पास पहुंचता है तो सामने से कुछ लड़के जो एक ग्रुप में थे उनके पास आने लगते हैं और आ करके उसे छींकने का प्रयास करते हैं। इस पर एनाटोली कभी इधर कभी उधर हो करके उनके बीच से निकलने का प्रयास कर रहा होता है कि वो लड़के जो उन्हें छेक रहे थे उनको पकड़ करके उसी कब्रिस्तान की ओर ले जाते हैं। अब एनाटोली उस कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद में वो देखता है कि सामने में कुछ लोग खड़े हैं और बगल में एक लाश रखी हुई है। वो एक 11 वर्षीय एक नताशा नाम की लड़की की थी जिसे आज वे लोग यहाँ पर दफनाने के लिए लेकर के आए हुए हैं। और जिन लड़कों ने एनाटोली को पकड़ करके लाया था वे लोग नताशा के भाई थे और जो लोग भी वहाँ पर खड़े थे वे लोग उनके रिश्तेदार थे। अब जैसे ही एनाटोली को नताशा के भाइयों ने पकड़ करके वहाँ तक ले आया, लाने के बाद में वे लोग एनाटोली से कहते हैं कि चलो तुम नताशा की होंठ में किस करो। एनाटोली किस करने से मना करता है। इस पर नताशा के जो बड़े भाई थे वे लोग ज़बरदस्ती एनाटोली को पकड़ते हैं और पीछे से उन्हें पकड़ करके नताशा के चेहरे के पास ले जाते हैं और उनके होठों पर किस करने के लिए जोर लगाते हैं। इधर नताशा की लाश नीचे पड़ी हुई है और इधर उनके जो भाई है वे लोग एनाटोली को पकड़ लेते हैं और पीछे की ओर से फोर्स करके उसके चेहरे पर रख देते हैं। अब उसे मजबूरन नताशा को किस करना पड़ जाता है। 1-2 बार किस करने के बाद में वो उनसे छुड़ाना चाहता है लेकिन अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है। फिर वो मजबूरन किस करने लगता है और ऐसे ही किस करते करते उसे मज़ा आने लगता है। अब वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था और वो नताशा को खूब किस करने लग जाता है। अब उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। फिर यहाँ थोड़ी देर के बाद में एनाटोली खड़ा हो जाता है और वापस जाने की कोशिश करता है। इधर जैसे ही वो अपना कदम बढ़ाता है कि बगल में नताशा की माँ जो पहले खड़ी थी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ने के बाद में अपने हाथ पे पड़े हुए 2 अंगूठी उसको थमा देती है और उनसे कहती है कि चलो तुम नताशा को एक अंगूठी पहनाओ और वो दूसरी वाली अंगूठी तुम खुद अपनी हाथों में पहन लो। अब यह सब कुछ वो ना चाहते हुए भी कर रहा था। अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो नताशा का पति बन चुका था। यही मोमेंट एनाटोली के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला था। अब इसके बाद से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा और उसके सपनों में बहुत अजीब अजीब चीज़ें आने लग गई। वे बुरे बुरे सपने देखने लग रहा था और उसे रातों में नींद भी नहीं आ रही थी। इस प्रकार से उनकी रातें खराब हो जा रही थी। जब भी वो सोता तो उसे सपनों में नताशा ही घूमने लगती और वो तरह तरह से इससे बचने का प्रयास करता लेकिन वह चाह करके भी नताशा को भुला नहीं पा रहा था। इधर उसने अपने माता पिता को भी इस घटना के बारे में बतलाया और उसने कहा कि मैं जब स्कूल से लौट रहा था तो कुछ लोग मेरी शादी एक लाश से करवा दी है। इस पर उसके माता पिता उससे कहते कि ये सब कुछ नहीं है, लेकिन वो बार बार अपनी अंगुली में वही अंगूठी दिखाकर कहता कि नहीं नहीं, मेरी शादी एक लाश से करा दी गई है। इस पर उसके माता पिता उसे सीरियस नहीं लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद कहते हैं ठहरो ठहरो, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर वे लोग उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि भाई बताओ तुम्हें क्या बीमारी है, तब वो बतलाता है कि मेरी शादी एक लाश से करा दी गई है और उसी से रिलेटेड मुझे रात में सपने भी आते हैं और वो भी बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं।
इस पर डॉक्टर ने उससे कहा कि घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगे। इसके बाद एंटी डिप्रेशन वगैरह की दवाइयाँ उनको दे दी जाती है और वो उसे घर ले आता है। घर लाने के बाद में वो दवाइयों को खा करके रात में सोता है, फिर भी वो दवाइयाँ उसके लिए फालतू साबित होती है। वो दवाइयाँ खाता तो था, लेकिन रात में फिर से वही सपने बार बार आने लगते हैं। उन्हें सपनों में नताशा आकर के बहुत तरीक़ा से उनसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो इन सब से दूर भागना चाह रहा था। फिर उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना आज ही नताशा से इस बारे में बात की जाए। और फिर एक दिन जैसे ही वो सपने में जाता है और फिर नताशा उसके पास आ जाती है। नताशा के आते ही वो उससे पूछता है कि देखो, मुझे बहुत गंदे गंदे सपने दिखाई देते हैं, प्लीज़ तुम हमें बताओ कि इस सपनों से कैसे दूर रहा जा सकता है। तब नताशा उससे कहती है कि एक काम करो, तुम अपना एक दांत तोड़ लेना और उस दांत को तोड़ करके अपने किसी दोस्त के तकिए के नीचे रख देना। जैसे ही वो दोस्त उस तकिए में सोएगा, उसके बाद से तुम्हारा जो सपना है उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद में हम कभी भी तुम्हारे सपने में नहीं आएंगे, सिर्फ उस दोस्त के सपनों में आया करेंगे। अब बचपन में बहुत सारी बातें इसी प्रकार से हलचल किया करती थी और वो सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है। अगर मैं इस प्रकार से कर भी लूँ तो पता नहीं यह काम करेगा या नहीं। उसे कुछ कुछ बातों में बिलीव हो रहा था और नहीं भी हो रहा था। फिर वो स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद में वो बहुत ही हिम्मत के साथ एक पत्थर उठाता है और अपनी दांत में दे मारता है और किसी प्रकार से एक दांत तोड़ लेता है। अब दांत तो उसके हाथ में पड़ चुकी थी, लेकिन वो अब इसे किसके यहाँ रखना है इस पर वो चिंतित था। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसका एक दोस्त है, वो उसके यहाँ इसे रख सकता है। फिर उसने उससे बात की कि भाई आज शाम में हम तुम्हारे पास में घर में पढ़ने के लिए आएंगे। इस पर उसका दोस्त कहता है ठीक ठीक, कोई बात नहीं, तुम आ सकते हो। इस प्रकार से एनाटोली उस रात उस दोस्त के घर में जाता है पढ़ने के लिए और जैसे ही उसे समय मिलता है वो चुपके से उस दांत को अपने उस दोस्त के तकिए के नीचे रख देता है। तकिए के नीचे रखने के तुरंत बाद वो अपने दोस्त से कहता है कि भाई मुझे एक ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे घर जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। और वो ये कह करके वहाँ से निकल जाता है और अपने घर आ जाता है। जैसे ही वो अपने घर आता है वो सीधे अपने कमरे में जा कर के सो जाता है। यकीनन उस दिन वो जैसे ही सोता है उसे वो सपने आने बंद हो चुके थे। अब वो इन सपनों से दूर तो हो गया था, लेकिन उसके पास कुछ और नई चीज़ें घटने वाली थी। जब भी वो अकेले होता तो उसे नताशा ही याद आती और नताशा के साथ जब वो किस कर रहा था तो उस समय में जो फीलिंग्स उसने लिए थे, जो इंजॉय उसने की थी, वो सब उन्हें धीरे धीरे रिकॉल हो रहा था और वो इन सभी चीज़ों में खोता जा रहा था। फिर वो अगले कुछ समय बाद में जब कभी भी स्कूल से घर की ओर लौटता और उन्हें समय मिलता तो अधिकतर समय वो कब्रिस्तान में जा कर के बिताना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ नताशा की कब्र में ही नहीं बल्कि उन नए कब्रों में भी जाता था जहाँ पर कुछ दिन पहले या उसी दिन लाश को दफनाया गया था। अब वो वहाँ पर अधिक समय बिताने लगता है और जब भी वो उस कब्रिस्तान के अंदर होता उन्हें बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता था। वो अपने आप को बहुत ही शांत महसूस करता था और एनाटोली इसी छोटी उम्र में ही कब्रिस्तान के अंदर आना जाना शुरू कर देता है। अब यह सब कुछ उनकी आदतें बन चुकी थी, लेकिन यहाँ पर यह देखने वाली बात थी कि उसकी पढ़ाई में इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो हमेशा उस कब्रिस्तान में समय बिताता था, लेकिन उसके जो पढ़ाई थे, उसके जो मार्क्स थे वो बहुत अच्छे आ रहे थे। इसीलिए किसी ने इस बात पर उसे कभी भी रोका टोका नहीं। एक दिन की बात है, एनाटोली इसी प्रकार से कब्रिस्तान में अपना समय बिता रहा था और इसी दौरान वहाँ पर 11 लोग अंदर आए और एनाटोली को पकड़ करके बगल में मौजूद एक जंगल में ले गए और जंगल में ले जाने के बाद में उसके साथ में गलत काम किया। यहाँ पर से ही एनाटोली का एक दोबारा से लाइफ चेंज होना शुरू हो गया। इधर एनाटोली को दोबारा से वो पिछली लाइफ नहीं मिली थी। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे कब्रिस्तान और डेड बॉडीज़ वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया था। यहाँ तक कि उसने यह भी सोचा कि क्यों ना इसके बारे में पढ़ाई की जाए,
क्योंकि वो चाह रहा था कि इस पर ही मेरा इंटरेस्ट है और मैं इसी में बढ़ूं। लेकिन ऐसी कहीं पर भी कोई भी पढ़ाई या डिग्री नहीं मिलती थी। फिर उसने यह ध्यान दिया कि वो आसपास के कब्रिस्तानों में भी जा कर के कब्रों और वहाँ पर के जो भी वातावरण है इसके बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करे। वह यूनिवर्सिटीज़ को भी ढूंढता कि जहाँ पर इस प्रकार की पढ़ाई के लिए डिग्री वगैरह दी जाती है, लेकिन उसे ऐसा नहीं मिलता है। फिर वो आसपास के कब्रिस्तानों में जा कर के रिसर्च करता। फिर आसपास के अलावा वो अब देश विदेशों में भी जा कर के बहुत सारी जगहों से अलग अलग जगहों की कब्रिस्तान और उसके बारे में पढ़ना और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इधर 2003 का समय आ जाता है। उसने अब तक बहुत सारे देशों में कब्रिस्तानों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था। अब उन्हें 13 अलग अलग देशों के लैंग्वेजेस पूरी तरह से याद हो चुकी थी और बहुत सारी भाषाओं का जानकार बन चुका था। इधर एक बार फिर से एनाटोली की ज़िंदगी में एक लड़की आती है। जैसे ही वो लड़की आती है जिसका नाम यूलिया था, वो उसे साफ साफ कह देता है कि ठीक है, हम दोनों रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन हम कभी भी इस प्रकार से संबंध वगैरह नहीं बनाएंगे और ना हम कभी शादी करेंगे और बहुत ज़्यादा बाहर घूमना फिरना भी नहीं करेंगे। इधर यूलिया इन सब बातों से परेशान हो जाती है और एनाटोली की ज़िंदगी से दूर चली जाती है। एनाटोली फिर से कब्रिस्तानों के चक्कर काटना शुरू कर देता है और 2005 का दिन आ जाता है। 2005 में ही एनाटोली को अपने ड्रीम का जॉब मिल चुका था। जी हाँ, एक लेखक था जो एक बुक लिख रहा था। उसमें उसने पूरे कब्रिस्तान के बारे में डिटेल्स वगैरह डालने का सोच रखा था और उसे एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कब्रिस्तानों में जा कर के कब्रिस्तान के बारे में, डेड बॉडीज़ के बारे में पूरी डिटेल्स से उसे जानकारी इकट्ठा करके दे। और यहीं पर उसे एनाटोली मोस्किन का नाम सुझाया जाता है और वो उनसे संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद में वो उससे कहता है कि तुम देश के सभी कब्रिस्तानों के अंदर जाओ और वहाँ पर जो भी कब्रिस्तान है और डेड बॉडीज़ हैं उनके बारे में डिटेल्स ला करके मुझे दो। इस प्रकार से वो 2005 से लेकर के 2007 तक टोटल 752 कब्रिस्तानों के चक्कर लगाए और वो भी पैदल। जी हाँ, वो लगभग एक दिन में 20-20 माइल पैदल चल करके अलग अलग कब्रिस्तानों में जाता और वहाँ से उसको ऑब्जर्व करता और वहाँ पर के जो भी डेड बॉडीज़ के डिटेल्स या कब्रिस्तान के डिटेल्स होते उन सभी चीज़ों को ला करके उस लेखक को देता था। रात होने पर वो कब्रिस्तान में ही अपनी रात गुजारता। वो अपने साथ लाए हुए खाने पीने की चीज़ों को भी वहीं पर खाता पीता और सो जाता। जब वो इस तरह से रात में कब्रिस्तान में अपना समय बिता रहा होता है तब उसके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। वह सोचता है कि कब्र में किसकी लाश पड़ी हुई है और ये कब मरा था, कितने दिनों से यह लाश यहाँ पर पड़ी हुई है और उसके मौत का क्या कारण है, इत्यादि इत्यादि। अब वो एक काम करने लगा था। जब कभी भी वो रात में कब्रिस्तान में रुकता, वो कब्र का पत्थर हटा लेता और ताबूत को खोल करके लाश को किनारे निकाल देता और उस ताबूत में सोने के बाद में ताबूत का ढक्कन बंद कर लेता था। साथ ही जो ऊपर पत्थर हटाया हुआ था उसे थोड़ी जगह छोड़ करके बंद कर लेता था ताकि उन्हें सांस लेने में कोई भी तकलीफ नहीं हो। यह सब करते करते 2009 का दिन आ जाता है। अब एनाटोली का जो ड्रीम जॉब था वो उनसे छीन जाता है क्योंकि उसने अब तक अपने लेखक को उन सभी जानकारियों को दे चुका था जो लेखक को चाहिए था। अब उसके पास कोई भी जॉब नहीं रहता है। इसके बाद वो अपने घर लौट जाता है। घर लौटने के बाद में फ्रीलांसिंग वाला काम शुरू करता है, जैसे कि किसी भी कब्रिस्तान के बारे में लेख वगैरह लिखने का। उसी 2009 में जहाँ पर उसके माता पिता रहते थे, उस आसपास के जितने भी कब्रिस्तान हैं वहाँ पर लोगों ने नोटिस की कि उन कब्रिस्तानों के कब्र को उखाड़ा गया है, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है और वहाँ से मिट्टी वगैरह हटाई गई है या फिर उसे खोलकर देखा गया है, इत्यादि इत्यादि। अब ये बातें पुलिस वालों तक पहुँच जाती है। पुलिस वाले अब जानकारी जुटाने में लग जाते हैं और वे लोग हर एक कब्र में जा कर के वहाँ पर से सबूत वगैरह इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इधर एनाटोली के बारे में जितने भी लोग जानते थे
खास करके जो लोग उनके लेख वगैरह पढ़ते थे वे लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। उनका कहना था कि ये एनाटोली का ही काम है। अब ये सब बातें उड़ते उड़ते पुलिस वालों तक पहुंच जाती है। अब पुलिस वाले सीधे एनाटोली मॉस्कविन को उठाते हैं और अपने थाने ले आते हैं। थाने लाने के बाद में एनाटोली से पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई साहब, बहुत सारी शिकायतें आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि उनके प्रियजनों की कब्रों को छेड़छाड़ की जा रही है और उन्हें खोलकर देखा जा रहा है। तो एनाटोली उनसे कहता है कि यह सब मैं नहीं कर रहा हूँ, और यदि मैं ऐसा करता तो मैं कब्र को पहले जैसा भी बना सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं अगर उसके लाश को बाहर निकाल करके हटा भी दूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब ये सब बातें सुन करके पुलिस वाले चौंक जाते हैं। वह आगे कहता है कि एक्चुअल में मैं कब्रों पर रिसर्च करता हूँ, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता हूँ। मेरे से ज़्यादा कब्रों के बारे में कोई भी जानकार नहीं है। अब इन सब बातों को सुनने के बाद में पुलिस वालों को भी लगता है कि एनाटोली सही कह रहा है, और उनके पास में तो कोई सबूत वगैरह तो है नहीं कि उनको पकड़ करके थाने में रखा है या फिर जेल भेज दिया जाए। इधर 2009 के बाद में 2011 का समय आ जाता है। इस बीच में पुलिस वालों के पास में अनगिनत बार रिक्वेस्ट आई कि उनके रिश्तेदारों की कब्र को छेड़छाड़ की जाती है, और छेड़छाड़ ही नहीं, किन्हीं किन्हीं कब्रों से उनके प्रियों की लाश को गायब भी कर दिया जा रहा है। अब पुलिस वालों के पास चूंकि बहुत सारी शिकायतें थी, वे लोग इस पर छानबीन शुरू कर देते हैं। और 2011 में एक दिन ऐसा भी आता है जब पुलिस वाले राउंडअप पे अपनी गाड़ी में बैठ करके पेट्रोलिंग कर रहे थे कि वे लोग एक कब्रिस्तान से होकर के गुजर रहे थे कि तभी उन लोगों को उसी कब्रिस्तान के अंदर में एक पागल सा व्यक्ति नजर आता है। वह व्यक्ति उस कब्र के पास में खड़ा होकर के कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। अब पुलिस वाले गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से उतरने के बाद में कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उन लोगों ने देखा कि वह व्यक्ति जो नेम प्लेट्स वगैरह है उस पर छेड़छाड़ कर रहा है, उनके नामों को बदल रहा है, उनके जो ईस्वी सन वगैरह लिखी हुई है उन सब से वो छेड़छाड़ कर रहा है। इसके बाद उन्होंने देखा कि वो अपने साथ पेंट वगैरह लेकर के आया हुआ है और उसे रंग करके पूरी तरह से सपाट भी करता जा रहा है। इधर पुलिस वाले उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई, आखिर तुम हो कौन और इस तरीक़ा से ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर वह व्यक्ति बोलता है कि मैं एनाटोली मॉस्कविन हूँ और मैं इन कब्रों पर किताबें लिख रहा हूँ। लेकिन पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि वो तो ठीक है, पर ये बतलाओ कि तुम इनकी कुंडलियाँ क्यों बदल रहे हो, इनके नामों को क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो, या फिर इनके जो मृत्यु या जन्म की तारीखें लिखी हुई है इसके साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। इस पर उसके पास में कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था। अब पुलिस वाले एनाटोली से कहते हैं कि चल तुझे तेरे घर छोड़ दूं। इस पर एनाटोली कहता है कि रहने दीजिए, मैं अपने से ही चला जाऊंगा। लेकिन पुलिस वाले उनसे थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती जैसी करते हैं और बोलते हैं चल ना यार, गाड़ी में बैठ जा, भाईचारा बढ़ेगा वगैरह वगैरह। इस पर वो मान जाता है। उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि चल तू ही अपना घर के रास्ता बतला, और धीरे धीरे वे लोग एनाटोली के घर की ओर बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही वे लोग एनाटोली के घर के बाहर पहुंचते हैं, उसे वो लोग ड्रॉप करके जाने वाले होते हैं कि तभी पुलिस वालों को उड़ता तीर पकड़ने का मौका मिल जाता है। इधर एनाटोली उनसे कहता है कि अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलिए हमारे घर और चाय वगैरह पी करके ही वापस जाइएगा। अब पुलिस वाले तो यही चाह रहे थे कि किसी प्रकार इस व्यक्ति के घर में प्रवेश किया जाए, और उन्हें मौका मिल जाता है। एनाटोली अपने घर में घुस जाता है, उसके पीछे पीछे पुलिस वाले भी जाते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले उस घर में अंदर प्रवेश करते हैं कि उन्हें एक अजीब सी स्मेल आती है, और वो स्मेल को अच्छी तरह से पहचान रहे थे। यह स्मेल किसी सड़े हुए लाश की थी। अब वे लोग अंदर आते हैं और वे लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ये स्मेल कहाँ से आ रही है। एनाटोली उधर अपने किचन में जाकर के चाय वगैरह बनाने लगता है। अब पुलिस वाले उस घर में इधर उधर तलाश रहे थे कि आखिर स्मेल कहाँ से आ रही है। तभी उन लोगों का ध्यान उस कमरे में रखे हुए बड़े और छोटे डॉल्स पर जाता है। ये डॉल्स जो है वो इंसान के साइज के नज़र आ रहे थे। ये काफ़ी डरावने नज़र आ रहे थे, और इनका जो मेकअप किया हुआ था और इनके ऊपर में जो मास्क वगैरह लगाए गए थे वो सब और भी इसे डरावना बना रहा था। अब पुलिस वाले इस डॉल के बारे में बातचीत करने लग जाते हैं
और वे लोग सोचते हैं कि आखिर एनाटोली इन डॉल्स का क्या करता है। वे लोग सोचते हैं कि शायद एनाटोली का कोई पैशन है, कोई हॉबी वगैरह होगा इस प्रकार से डॉल को रखना। लेकिन तभी एक पुलिस वाले की नज़र एक डॉल पर जाती है और वो उसके तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचते जाता है वैसे ही वो स्मेल बहुत ज़्यादा उनके नाकों पर पड़ रही थी। अब वो बहुत परेशान हो जाता है। किसी प्रकार वो उस डॉल के पास पहुंच जाता है। डॉल के पास पहुंचने के बाद में वो कंफर्म हो जाता है कि ये जो स्मेल है इन्हीं डॉल्स से आ रही है। इसके बाद वो उस डॉल को छूने का प्रयास करता है, उसे हिलाने का प्रयास करता है और इसी हिलाने के क्रम में वो डॉल नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो डॉल नीचे गिरता है वो नाचने गाने लगता है। अब जैसे ही वो नाचने गाने लगता है ये पुलिस वाले वो नज़ारा देख करके हैरान हो जाते हैं। अब इनकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। वे लोग उस गुड़िया को जो नीचे गिरा हुआ था उसको पकड़ करके देखने का प्रयास करते हैं, उन्हें पकड़ करके फील करने का प्रयास करते हैं और उनका जो टॉप था वो टॉप को ऊपर की ओर उठाते हैं। उठाने के बाद में जो उनकी स्किन वगैरह है उसको वो लोग छू करके देखते हैं तो वे लोग महसूस करते हैं कि यह तो डॉल नहीं है बल्कि एक रियल लाश की तरह महसूस हो रहा है। और वो लोग धीरे धीरे उसके चेस्ट वगैरह को देखने लगते हैं। अब जैसे ही वो देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि नहीं, इसे फाड़ करके इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है। अब पुलिस वाले एक एक करके उन सभी डॉल्स को जांचने लगते हैं। जितने भी डॉल्स वहाँ पर लगे हुए थे, रखे हुए थे, उन सभी को वे लोग ध्यान से देखते हैं। तब वो देखते हैं कि किन्हीं का हाथ कटा हुआ है, किन्हीं के हिप्स कटे हुए हैं, तो किन्हीं का पेट कटा हुआ है और किन्हीं के तो कमर से नीचे की भाग नहीं है। इस प्रकार से वे लोग सारे डॉल्स को चेक करने लगते हैं। उन लोगों ने गौर किया कि जितने भी डॉल्स हैं उनके जो हार्ट हैं वो गायब थे, बल्कि उनकी जगह पर वो कुछ चीज़ें जैसे कि कोई किसी व्यक्ति को दफनाता है तो उनके साथ घड़ियाँ, उनके साथ जुड़े हुए कुछ भी छोटी मोटी वस्तुएं हैं वो सब भी कब्र में डालते हैं। अब उन सभी चीज़ों को वो उन लाशों के अंदर में एक एक करके जिनका जिनका है उनके अंदर में वो डाल कर रखा हुआ था। यहाँ तक कि उनके नेम प्लेट्स वगैरह भी डले हुए थे। किसी किसी डॉल्स में तो छूने पर वे लोग अपने कब्रिस्तान का नाम बतलाते थे, मतलब उन लाशों को जिन कब्रिस्तान में दफनाया गया था वहाँ उस कब्रिस्तान का नाम वे लोग बोल रहे थे। खैर, अब एनाटोली चाय बना करके बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है पुलिस वाले पूछते हैं, भाई साहब अच्छा एक बात ये बतलाओ कि ये सच की गुड़िया है या फिर कोई इंसानी लाश है। इस पर एनाटोली मॉस्क्विन कुछ भी नहीं छुपाता है। वह साफ साफ कहता है कि नहीं, यह पूरी तरह से इंसानी लाश है और मैं इनको अपने साथ रखता हूँ। ये सब सुनते ही पुलिस वाले कंफर्म हो जाते हैं। उस जगह पर एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे डॉल्स थे और उन सभी डॉल्स का जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, वो सभी गायब थे और उन्हें बहुत ही टाइट से नायलॉन कपड़ा वगैरह से बांध करके रखा गया था और उनके ऊपर मास्क भी लगा दिया गया था। उनके जो असली के आँख होते थे, जो पलक वगैरह होती थी, उन सभी को वो निकाल लेता था। निकालने के बाद में वहाँ पर नकली आँख लगा देता था। इस प्रकार से वो एकदम पूरी तरह से डॉल नज़र आता था। अब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सब कुछ करने के बावजूद ये इतने अच्छे कंडीशन में क्यों है। तब एनाटोली उनसे कहता है कि मैं जिस लाश को लाता हूँ उस लाश को एक दिन में नहीं लाता, पहले उस पर ट्रीटमेंट करता हूँ। जो लाश उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो उन लाश के कब्र को खोदता है। खोदने के बाद में उसके ताबूत में नमक और बेकिंग सोडा डाल देता है और कुछ दिनों के लिए उसे वैसा ही छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद में जब पनपने वाली जो बैक्टीरिया है नमक और बेकिंग सोडा की वजह से मर जाते हैं, उसके बाद जो बची हुई लाश है उसे फिर से दोबारा कब्र खोद करके बाहर निकालता है और ताबूत को फिर से बंद करने के बाद में जो उनकी मिट्टी है, घास वगैरह है, वो सब सेट करने के बाद में वो लाश को उठा करके अपने घर ले आता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो। इस पर एनाटोली उनसे कहता है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरी शादी नहीं हो पाई थी और ना ही मेरे पास में इतने पैसे हैं कि मैं किसी को अडॉप्ट कर सकूं।
इसलिए इन लाशों को उठा करके लाता हूँ और उन्हें एक डोल का रूप दे देता हूँ और उन्हीं के साथ अपने इस कमरे में रहता हूँ। साथ ही इनका बर्थडे वगैरह भी मैं मनाता हूँ। इधर जब एनाटोली के माता पिता से इस बारे में पूछा गया तो वे कहते हैं कि जब कभी भी हम अपने लड़के के यहाँ जाते थे तो हमें इस प्रकार का कोई भी एहसास नहीं हो पाया। हाँ, ज़रूर हमने इन डॉल्स को देखे थे, लेकिन हमें यह अंदाज़ा ही नहीं था कि ये कोई डॉल्स नहीं बल्कि इंसानी लाश हैं। जैसे ही पुलिस वाले यह सब बातें उसके माता पिता को बतला रहे थे, ठीक उसी समय एक ऐसा लेवल का सदमा उसके पिता को लगता है कि वो उसी वक्त हार्ट अटैक से मर जाते हैं। और इधर उसकी माँ को भी बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रह करके अपना इलाज करवा रही थी। पुलिस वालों को यहाँ पर टोटल 26 ऐसे रेडीमेड गुड़िया मिली थी जिनकी उम्र 3 साल से लेकर के 29 साल के बीच की थी। और सबसे खास बात यह थी कि यहाँ पर सिर्फ बच्चियाँ या लड़कियों की ही लाश के डोल बने हुए थे, लड़कों के एक भी नहीं थे। यहाँ तक आपने तो सुन लिया, लेकिन यदि आप इन सभी बातों से बहुत ही विचलित हो रहे हैं तो यहाँ से आप छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं आगे जो बतलाने जा रहा हूँ हो सकता है वह सुनने के बाद में आपका मन और भी विचलित हो जाएगा। जी हाँ, इसके बाद एनाटोली पुलिस वालों से कहता है कि यदि आपको अपनी रोटियां या खाने अच्छी तरह से खानी हैं तो मेरे गैराज में कभी भी मत आना। इधर पुलिस वालों की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन वे लोग फिर विचार करते हैं कि चलो जा कर के देख लिया जाए। अब जैसे ही वे लोग गैराज खोलते हैं तो एक भयानक सी बदबू उनके तरफ आ जाती है। अब वे लोग अपने आप को संभाल भी नहीं पाते हैं। किसी प्रकार मास्क और ऑक्सीजन वगैरह लगा करके वे लोग अंदर जाते हैं। अब जैसे ही वे लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सामने पड़ी ड्रम्स में उनको काट करके उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह को डाल दिया गया था। कुछ एक तो देखने से पता ही नहीं चल पा रहा था कि यह लाश है या लिक्विड है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से वहाँ पर पड़ा होने की वजह से वो गल करके लिक्विड बन चुका था। एनाटोली उनसे कहता है कि जब नमक और सोडा वाला फार्मूला फेल हो जाता था और उनमें से गंध आनी शुरू हो जाती थी तो उन सभी लाशों को उठा करके वो इन्हीं ड्रमों में डाल देता था और यहीं पर वो गलने लगते थे, यहाँ तक कि गलते गलते उसमें कीड़े वगैरह लग चुके थे। अब वो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में आने लग गया था। उसने यह भी कहा कि अब तक उसने कम से कम 150 से भी ज़्यादा लड़कियों की लाशों को यहाँ पर निकाल कर लाया है और उनमें से जो खराब हो जाते थे उन सभी को इसी ड्रम में ला करके डाल देता था। अब पुलिस वाले एनाटोली को कोर्ट में पेश करते हैं। जज भी इनकी बातों को सुन करके कंफ्यूज हो जाता है। अब वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कैसे कुछ सज़ा दी जा सकती है। फिर वो पुलिस से कहती है कि ये तो यहाँ पर खड़ा होने लायक भी नहीं है, सबसे पहले जाइए और इनका दिमागी इलाज करा लीजिए, उसके बाद ही मैं इस पर कोई फैसला सुनाऊंगा। इसके बाद दोबारा से जब एनाटोली को कोर्ट में पेश किया जाता है तब उन्हें सिर्फ 3 साल के लिए सुधार गृह की सज़ा दी जाती है। उनके ऊपर 11 तरह के चार्जेस लगाए गए थे। इधर जैसे ही 3 साल की सुधार गृह वाली बात लोगों को पता चलती है, जिनके रिश्तेदारों, जिनके परिचितों के लाश गायब थे, वे सारे के सारे मिलकर के कोर्ट के सामने धरना पे बैठ जाते हैं और उनका एक ही डिमांड था कि इनको फांसी की सज़ा दी जाए। इधर रसिया के संविधान में इस प्रकार के कांड के लिए कोई भी प्रावधान नहीं दिए हुए थे, लेकिन कोर्ट ने लोगों के गुस्से को देखते हुए एनाटोली को यह ऑर्डर सुनाया कि वो सभी परिवार के, जिन जिन परिवार के बच्चे कब्र से गायब थे, निकाले गए थे, उन सभी लोगों को $75,000 दे। इधर ये सब सुनने के बाद में परिवार वाले यही कहते हैं कि नहीं, हम अपने मरे हुए बच्चे की कमाई नहीं खा सकते, बस हम इतना चाहते हैं कि यह व्यक्ति
पछतावा करे और आगे ऐसा कुछ भी ना करे, और उन्हें 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। इधर 3 साल की सज़ा काटने के बाद में एनाटोली मोस्कविन जेल से बाहर आता है। बाहर आने के बाद में वो कहता है कि मैं अपना काम जारी रखूँगा, चाहे आप हमें 3 साल के लिए रख लो, चाहे 30 साल के लिए जेल के अंदर रख लो, मैं तो अपना यह काम करता रहूँगा। इधर एनाटोली मोस्कविन बाहर अभी क्या कर रहा है यह कोई नहीं जानता है, और सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो अब कब्रिस्तान जाने से भी डरता होगा और वो इस प्रकार से काम करना छोड़ दिया होगा। अब एनाटोली मोस्कविन रसिया में दी रूस डॉलमेन के नाम से जाने जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।